आदाब नाज़रीन, आज हमारे दरमियान सियासत के दो अहम रुख मौजूद हैं। दो रुख में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मैंने कहा, सियासत के दो अहम रुख, एक रुख हुकूमत का है और एक रुख हिज़्ब इख्तिलाफ का है। और इस रुख में मेरा अपना कोई रुख नहीं है, तीसरा रुख आपका है। आपको इन दो रुखों के दरमियान से अपना एक रुख तय करना है। वो तीसरा रुख होगा, वही जमहूरियत का रुख है। ज़्यादा देर न करते हुए और मैं आइए आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और भाजपा तर्जुमान जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपने पहली बार ETV के स्टूडियो में आप आए हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर, सहाफ़ी और कांग्रेस तर्जुमान जनाब मीम अफजल साहब। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। दिल में जो है वही ज़बान पर है और कोई हम में ख़ास बात नहीं। शाहनवाज साहब, जब आपकी हुकूमत की बात होती है तो आपके हिज़्ब इख्तिलाफ आपको घेरने के लिए सबका साथ सबका विकास को ही पकड़ते हैं कि जिस दावे और जिस वादे के साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ा गया था, वो कहीं बीच में लड़खड़ा गया है। आपका क्या कहना है? देखिए, लड़खड़ाया नहीं है, ये दिल से निकली हुई बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। कुछ लोग जो प्रधानमंत्री जी की बात है उसकी चर्चा नहीं करके जो हमारे कुछ साथियों के बयान आ जाते हैं उसको पार्टी की लाइन मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी या हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं या हमारे तर्जुमान, वो सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है, ये इस बात को हम जिम्मेदारी से कहते हैं। लेकिन कहाँ लड़खड़ाई है बात? अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो डरावना ख्वाब लोगों ने दिखाया हुआ है। आज मुल्क में अमन अमान है, शांति है। मुल्क में जब मैं यहाँ ETV के स्टूडियो में खड़ा हूँ, कहीं पर कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर रह रहे हैं। सबका साथ सबके विकास के रास्ते पे ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है, ये मुल्क बहुत मजबूत हो रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी जब एड्रेस कर रहे थे जो प्रवासी सांसद हैं, तो उन्होंने कहा इस मुल्क में कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी के विचारों को कट्टरता ख़त्म कर देगी। ये प्रधानमंत्री जी के बोल हैं। तो मैं उनको कोट करते हुए कहता हूँ कि ये मुल्क सबका मुल्क है, सबको लेकर चलने वाली नीति से हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए सबको यकीन करना चाहिए, यही वसुधैव कुटुंबकम है, यही भारतीय जनता पार्टी जिस एक मंत्र पे, एकात्म मानव दर्शन पे चलती है, वही सबका साथ सबका विकास है। मीम अफजल साहब, आपका रुख इस बारे में, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और अमन और अमान की बात की गई है और सबका साथ सबका विकास की बात है। देखिए, आपने अपने पहले जुमले के अंदर ये बात कही कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो बीच में कहीं लड़खड़ा गया, और आपने उसके साथ ये भी कहा कि आप तीसरी आवाज़ यानी आवाम की आवाज़ के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। गोया मैं इसको आवाम की आवाज़ समझता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, ये सही है कि जब कोई इलेक्शन आता है तो वो साइडलाइन हो जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके इस देश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये बताना कि आप ख़तरे में हैं। मैं शायद दुनिया में पहली बार देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक माइनॉरिटी से डराने का काम मुसलसल किया जा रहा है। शाहनवाज साहब ने जो बात कही, ये सही है कि प्रधानमंत्री खुलकर ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन उन्होंने की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर क्या कहा था, याद होगा आपको, शमशान, कब्रिस्तान। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो RSS की बुनियाद पर चलती है। शाहनवाज भाई, आपका रुख? देखिए, जिस बातों का जिक्र किया, शमशान और कब्रिस्तान की बात भी, तो उसमें भी कहा था बाउंड्री दोनों की होनी चाहिए। तो ये इस मुल्क में एक अलग तरह का फैशन चला है। अगर मुसलमानों के लिए आप कोई आवाज़ बुलंद कर देते हैं तो वो सेकुलरिज्म है, और अगर हिंदुओं के लिए कुछ कह दें तो वो कम्युनलिज्म है। तो दूसरी बात, यज्ञ की बात,
आप इबादत के मैं जाऊँ, मैं मज़ार पर जाके कोई दुआ करूँ या नमाज में दुआ करूँ कि मेरी सरकार बने, तो ये मेरा कम्युनलिज्म नहीं है। और अगर यज्ञ हो, यज्ञ तो लोग शामिल होते हैं। अफजल साहब भी कई बार कोई हिंदू समाज का फंक्शन हुआ होगा, अगर वोटों की आहुति नहीं वोटों की आहुति नहीं है जी। ये सब एक खबरें हैं कि इसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ होना, वहाँ आपने सही कहा कि रामलीला भी होती है और हर दल के नेता जाते हैं। इस मुल्क में इतना अच्छा माहौल है, बार बार कांग्रेस ये कह के हिंदुस्तान की तस्वीर को ख़राब करती है कि हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत है। राहुल जी अध्यक्ष बनने के बाद बहरीन गए और बहरीन में जाकर कहा कि लोग यहाँ डरे हुए हैं। वही बात अफजल साहब यहाँ पर कह रहे हैं, कोई डरा हुआ नहीं है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। चलिए, ये मुल्क अच्छे से अमन शांति के साथ चल रहा है। ठीक है अफजल साहब, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ एक वक्त मुख्तसर नाज़रीन हम लौट कर आएंगे और मीर अफजल साहब का रुख भी देखने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद, क्योंकि शाहनवाज साहब ने इतनी बातें कही हैं और राहुल गांधी को भी इल्ज़ाम दे दिया। बहरीन में उन्होंने जो है हिंदुस्तान की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की उनके मुताबिक। इस पर भी जवाब लेंगे मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मुझे ख़रीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको देखकर कीमत घटानी पड़ती है। मीर अफजल साहब, राहुल गांधी साहब गए बहरीन में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात में वो जनेऊ और धारी हिंदू बन चुके थे, तो एक मुस्लिम मुल्क में जाना ज़रूरी भी लगता है। लेकिन वहाँ जाके मुल्क के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें कही, क्या वो बेहतर होता कि अगर वो यहीं मुल्क में रहकर कहते? देखिए, आपने जो बात कही उसमें भी आपने ये बात महसूस की और शायद इसीलिए कह दी कि यहाँ उन्होंने जनेऊ पहना और वो इसलिए मुस्लिम मुल्क में गए। यानी एक आम आदमी, मैं आपको आम आदमी के तौर पर समझ रहा हूँ, चूँकि आप तीसरे वर्ग की एक नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस मुल्क में माहौल कैसा है कि आम आदमी साधारण चीज़ों को भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चश्मे से देख रहा है। और ये इस देश बना दिया गया है ना, सियासत ने ही ये बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, किसने बनाया सियासत? सवाल तो किसकी सियासत है वो? तो आप किसको उसका कांग्रेस की भी सियासत में ये रहा है, हमेशा रहा है। बिल्कुल नहीं रहा। अगर आप तारीख में जाएं तो हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम ही यही है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही यही है कि हम सेकुलर हैं और हम तुष्टीकरण करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं तुष्टीकरण क्या है। शाहनवाज साहब भी इसको शायद एग्री नहीं करेंगे या करेंगे। इस मुल्क में तालीम पे सबसे पीछे अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। इस मुल्क में सर्विसेज के अंदर अगर पीछे लोग हैं तो मुसलमान हैं। इस मुल्क के अंदर बैंकों से जो कर्जे दिए जाते हैं बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, उसमें .5% भी मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। तरक्की के लिए या तुष्टीकरण के लिए इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, जो राहुल जी के बारे में कहा, राहुल जी तो इस मुल्क के रहने वाले हैं और वहाँ वो इंडियंस के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल अच्छा नहीं है। और क्यों कहा? अमेरिका के एक बहुत ही एक्सपर्ट जो हिंदुस्तान 30 बार आ चुके हैं, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोग एक दूसरे का खून बहाने पर तैयार हैं। ये नफ़रत क्यों बढ़ रही है बताने की ज़रूरत है क्या? जाहिर है कि ये नफ़रत हमने नहीं बढ़ाई है। ये नफ़रत बरसरे इक़्तिदार पार्टी, और ख़ुद एतराफ़ किया अभी शाहनवाज साहब ने कि नरेंद्र मोदी या हमारी पार्टी की पॉलिसी वो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ लीडर्स, और उनकी तादाद 15-20 है तकरीबन, जो रोज़ाना इस तरह के बयान देते हैं। शाहनवाज भाई, आपका रुख? देखिए, अफजल साहब का जो रुख है वो सियासी रुख है, ईमानदाराना नहीं है, क्योंकि वो अगर बीजेपी पर हमला कांग्रेस के नज़रिए से कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अफजल साहब ने जो कहा वो तो मैं कहने वाला था। मेरा सवाल है, सच्चर कमेटी आपने बनाई, आपको आईना दिखा, आपने देखा कि किस तरह की बातें हुई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार। किसके वजह से? आपने जो चीज़ें शुरू की हैं, आप कह रहे हैं यज्ञ नहीं होना चाहिए,
नेहरू जी ने नारियल फोड़कर और शिलान्यास करके ये परंपरा किसने शुरू की? आपने की। सरकारी संस्थानों में आपने ये यज्ञ कुंड बनना ये कब शुरू हुआ? ये आपके दौर इख्तिदार में शुरू हुआ। हम अफजल साहब के उस बयान को पूरी तरह नकारते हैं कि हमारे साथ कोई हम भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ। लेकिन शहनाज भाई, जो मीम अफजल साहब जिस अखबार का जिक्र कर रहे थे, जिस खबर का नहीं, जिक्र कर अखबार रहे थे, मैं पूरी तरह किसी अमेरिकन से इतने मुतासिर अफजल साहब को नहीं होना चाहिए। अफजल साहब कोई बात कहें तो जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। कोई अमेरिकन आया, देखिए जो गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, देखिए वजीर आजम ने उसको गौ गुंडाई के खिलाफ बहुत बोला, वजीर आजम ने एक नहीं कई बार बोला। और मैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, के तौर कार्रवाई नहीं होती, वो माहौल जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को निर्देश है। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो अमेरिकन को दिख गया है, अमेरिकन ने क्या हालत की है अमेरिका में अक़लियतों की, उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और अफजल साहब जैसे सीनियर लीडर को कम से कम अमेरिकन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो क्या लिख रहा है आप अपने चश्मे से देखकर कुछ कहेंगे तो हम ज़रूर उस आपका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे। आपको मिल रहा है ना मीम अफजल साहब, अमेरिकन से कैसे आपका चश्मा? वो कह रहे हैं कि ले दे के अपने पास एक अपनी नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। मीम अफजल साहब, आपका नज़रिया जो है, अगर वो अमेरिकन से मुस्तार ले रहे हैं तो, लेकिन उनकी एक बात ये तो है कि देखिए 70 बरस में मुसलमानों को, आपने खुद बताया, ना नौकरी में है, ना तालीम में है, ना उसमें है। आपको 10 साल जो यूपीए के मिले थे उस दौरान भी उस लिहाज से तो काम नहीं हो पाया। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जब पार्टीशन हुआ तो हमारी जो अपर क्लास थी, एलीट था, वो तो चला गया पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर कमज़ोर दबे कुचले मुसलमान रह गए जो तालीम याफ्ता नहीं थे। उनको उठने में एक वक्त लगता है। हुकूमत की भी कोशिश थी, नेगेटिव काम नहीं हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दबे कुचले लोग, जिसका एतराफ़ ये खुद भी कर रहे हैं, उसको हमारी गलती बता रहे हैं। मरे हुए को और क्यों मार रहे हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क के हिंदू भाइयों को मुसलमान से क्या ख़तरा है? क्या मुसलमान टेररिस्ट है? क्या मुसलमान दहशतगर्द है? क्या मुसलमान जराइम पेशा है? क्या मुसलमान इस देश के ख़िलाफ़ काम करता है? क्या इस मुसलमान इस देश के तिरंगे को सलाम नहीं करता? क्या वो वंदे मातरम नहीं गाता है? इन सब मसलों को उठाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का जो एक सिलसिला है, शाहनवाज साहब, ये आपको अपनी पार्टी में उठाना चाहिए। और इसलिए उठाना चाहिए कि इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी के भलाई के लिए बात करते हैं तो आपको दूसरे की भी बराबर बात करनी चाहिए। क्या कभी आपने किसी तो हम लोग कर रहे हैं ना। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक रिपोर्ट आ गई थी और उस रिपोर्ट में मदरसे पर उंगली उठी थी। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री के तौर पर एल के अडवाणी जी ने कहा कि एक भी मदरसे में आतंकवाद की कोई खबर हमें नहीं मिली। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा। अभी चर्चा शुरू होने लगी। हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए काम हमने शुरू किया कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ के बच्चों को मिले। और जब उस पर चर्चा होने लगी तो हमने पार्टी के तर्जुमान के तौर पर कहा कि अगर किसी मदरसे के अंदर कोई भी इस तरह की हरकत होगी तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इंटेलिजेंस भी हमारे पास है, हमारे पास सोर्स है। लेकिन मदरसा के ख़िलाफ़ हम नहीं, मुसलमानों के हम खिलाफ नहीं, हम सबको बराबरी देकर चलना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी अपने चश्मे से हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, सबको 125 करोड़ हिंदुस्तानी के तौर पे देख रहे हैं। चलिए नाज़रीन, यह वक्त तक मुख्तसर वक्फे का आप भी गौर कीजिए कि क्या जो शाहनवाज भाई कह रहे हैं वो उस बात में उनका जो रुख है वो आपके रुख से मेल खाता है कि नहीं। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। तुम्हें एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए, हमें तो रोज़ ये ज़िल्लत उठानी पड़ती है। मीम अफजल साहब, शाहनवाज भाई ने वक्फे पर जाने से पहले बहुत कुछ कहा, जिसमें हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो की बात हुई। आप क्यों नहीं मानते कि ये सरकार जो है पिछले 3.5 बरस में मुसलमानों के लिए बिल्कुल दिल की अमीक गहराइयों से काम कर रही है? देखिए, इस पर खुद ब खुद एकदम हंसी आ जाती है
और आपने कहा कि ज़माने को साथ लेके चलो, किया नहीं है ना। सरकार जो है उसका काम ही सब ज़माने को साथ लेकर चलना है। लेकिन जिस सरकार ने तय रख कर रखा हो कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास नहीं है, जो काम अब तक किए हैं, इकोनॉमी ख़त्म हो गई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिन मुद्दों पर हमको रोज़ घेरा जाता था, आज वो मुद्दे देश के सामने मुंह फाड़े खड़े हैं। उसका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। इनके पास एक ही जवाब है, बांटो और राजनीति करो। अंग्रेज़ों से भी आगे हैं ये इस मामले में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मदारिस के बारे में शाहनवाज साहब का बयान मैंने देखा, मुझे खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि इन्होंने बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के ये बात कही कि हम मदारिस को बंद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो मसखरा, वो शख्स जो लखनऊ में बैठा हुआ था, जिसकी आबियारी सबसे पहले बीएसपी ने की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने की, और जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो ज़मानत पर बाहर है, जिसको जेल में होना चाहिए, वो इनकी सरकार के आने के बाद जेल चले जाना चाहिए था। लेकिन वो जेल जाने की बजाय इस किस्म के घटिया, घिनौने और ख़राब बयानात दे रहा है। वो कह रहा है मदरसों के अंदर दहशतगर्दी पलती है, वो कह रहा है मदरसों को पाकिस्तान से पैसा मिलता है। शाहनवाज साहब खुद कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई उनके खिलाफ करने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ करने की जरूरत है जो ये बकवास कर रहा है। देखिए, मैं बीजेपी के तर्जमान के तौर पर जिम्मेदारी से कहता हूं, मदरसा ही क्या, कहीं पर भी अगर आतंकवाद का, टेरर का लिंक होगा तो एक दिन नहीं 1 मिनट लगाएंगे कार्रवाई करने में। अगर सरकार को कहीं पर शक भी होगा कि टेरर फंडिंग हो रही है तो 1 मिनट लगाएंगे। हमारी सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हमारी सरकार के पास जिस दिन सूचना मिलेगी उस दिन आप भी हमें नहीं छोड़ेंगे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि मदरसा के अंदर मॉडर्न एजुकेशन भी हो, तो मैं इसको कम से कम मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी पार्टी में भी किसी ने भी इस तरह की बात नहीं कही है। हाँ, उनकी एक राय है और उन्होंने अपनी राय लिखी है। एक हर कोई हमें ख़त लिख सकता है, अफजल साहब को भी कोई बात हो तो, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, ख़त लिखा जा सकता है। लेकिन शाहनवाज भाई एक बात, देखिए, जो शख्स पूरे मदरसों को इस तरीके से कह रहा है कि वहाँ पर एक, आप ये नहीं समझ रहे कि उनकी बात का असर जो मुसलमान है वो समझ लेंगे कि मदरसे तो ऐसे नहीं है, इनका क्या मकसद है। लेकिन वो जो गैर मुस्लिम है उनकी नज़र में मदरसों के जो फारिगीन हैं, जो तालिब इल्म है, जो जिनको ट्रेनों में पकड़ के भी मार पीट दिया जाता है, तो उनके बारे में क्या उनका बनेगा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उसके बयान को टीवी पे चलाया जा रहा है, उसके बयान को अखबारों में छापा जाए, अंग्रेजी, हिंदी सब, नफरत का एक पूरा माहौल बना रहा है वो शख्स। उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। कल्पे जवाब साहब ने भी मांग की है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तमाम लोग कर रहे हैं। जितनी जिसकी जिम्मेदारी है, वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। शिया हजरात के जो वक्फ के काम हैं उनको देखना है, और वो जो काम उनके जितने बड़े बड़े आलिम हैं उनको मार ही नहीं रहे, उनको तो हटा देना चाहिए था हुकूमत आने के बाद। देखिए, अब हटा देते तो आप लोग कहते कि देखिए आते ही मुसलमानों को हटाया नहीं, क्या आते ही हम लोगों ने हम लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि उनके बयान को बीजेपी का बयान न माना जाए। ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। उनकी अपनी राय है, उन्होंने ख़त लिखा है आम आदमी के तौर पर, या औकाफ का, उनके पास औकाफ का काम है। और अगर पूरे हिंदुस्तान के मदरसे के बारे में मैं फिर कहता हूँ कि अगर राजनाथ सिंह जी के पास या आईबी के पास ये कोई इंटेलिजेंस होगा कि कहीं पर टेरर लिंक है, तो आप समझते हैं कि हम 1 मिनट भी चैन से बैठने वाले लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी एक लीडर का नाम लिया आपने, राजनाथ सिंह जी का। वो पहले आदमी हैं बीजेपी के जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भी ISI का मेंबर नहीं हो सकता, IS का। और उसके बाद आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जब वो किसी जगह गए उत्तर प्रदेश में, गालिबन गाज़ियाबाद में, तो एक पुराने अपने उस्ताद को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मालूम है वो उस्ताद कहाँ का था? वो मदरसे के पढ़े हुए थे। यानी राजनाथ सिंह खुद कहते हैं कि मुझे मदरसे के उस्ताद ने तालीम दी, और उसको देखकर, उनकी बुढ़ापा देख करके, उनकी हालत देख करके उनकी आंखों में हुकूमत तो मदरसों को इस तरीके से नजरिए से देख नहीं, मैं वही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पर करोड़ों रुपए हमारी सरकार फंड नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त खबरें आई थी
कि मदारिस के जो टीचर्स हैं उनको जो सेंटर से ग्रांट जाती है पिछले 3 साल के अंदर वो ग्रांट नहीं जा रही है, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात, तनख्वाहें नहीं मिली है, तनख्वाहें नहीं मिली है पिछले 3 साल से। और उसमें हिस्सा क्या है, 20% स्टेट गवर्नमेंट का है, 80% सेंटर का है। वो पैसा क्यों बंद किया गया इनके ज़माने में? आपको तो पैसा बढ़ाना चाहिए था और आप पैसा उनका कम कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि आपके सारे इकदाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ होते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं? शरद भाई आपका रुख। देखिए, मैं यहाँ आने से पहले कल ही मैंने प्रकाश जावड़कर साहब के यहाँ से, मैं जानता था अफजल साहब आएंगे और मदरसा ले जाएंगे हमें यहाँ, तो मैं वो पूरे कागजात मंगाए। उनका हक बनता है जी। तो मैं बचपन में मदरसे में पढ़ा, लेकिन ये मुझे पता था कि अफजल साहब भी आज मुझे मदरसा ज़रूर ले जाएंगे। तो वो हमारी सरकार की तरफ से फंडिंग में कोई कमी नहीं हुई। वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए 2 तरह का फंड HRD मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बात नहीं है उसको इग्नोर करनी चाहिए। आप ही कुछ बयानों को लेकर इतनी चर्चा होती है और हमारी कम्युनिटी बहुत जज्बाती है। वो जज्बाती बातों से ऊपर उठकर ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी जी की बात भूल जाते हैं। उन्होंने सरकार प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में एक माइनॉरिटी के प्रोग्राम में कहा कि मैं चाहता हूँ मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो हम ये सोच है सरकार की, इसलिए कोई इतना माहौल किसी की बनाने की जरूरत नहीं है। 10 लोग तो दिखाइए ऐसे जिनके हाथ में एक कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। आप कहने से क्या बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको उसके प्रोमोशन में पढ़ रहे हैं, कहीं किसी प्रोग्राम में आपने ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के जरिए कहीं उनको प्रमोट करते हुए दिखाया कभी? गुजरात में कई लोग, मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपकी पार्टी ने मुसलमानों को पीछे रखा था गुजरात में। मैं आपको बता दूं, हम लोग गुजरात में कितने साल से बाहर है, हम कितने साल से, तब तो इन्हीं की सरकार चल रही हिंदू लगने के चक्कर में अब गुजरात की बात देखिए। अब गुजरात के ताल्लुक से मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया कि गुजरात के ताल्लुक से मैं इतना कह दूं कि आपने माहौल को इतना प्रगंदा कर दिया है कि आज हमारी बात करते हुए लोग डरने लगे हैं। ये आप इनका मुकाबला क्यों नहीं करते? अब ये आखिरी रुख है। हम मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी रुख है, मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, आप जो है ये लोग देखिए, आप लोग जात पात को हवा दे रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, फिरका वाराना। एक बात बताइए मुझे, अभी शुरू में जब यज्ञ की बात हुई थी जी, तो ये कहा गया कि कोई भी आदमी अपने मजहब के मुताबिक काम कर सकता है। राहुल गांधी अगर किसी मंदिर में चले गए तो जबरदस्त एतराज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आस्था के लिए जाते ही जहां है वहां मंदिर से ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो मस्जिद में भी और ये नहीं खाली काम की शुरुआत करते हैं, उसको टेलीविजन चैनल पर बाकायदा इनका PR सिस्टम उसको दिखाता है। नहीं, मैं इस पर एतराज करता हूं। क्या राजीव गांधी जी या इंदिरा जी कोई दुआ पढ़ के प्रोग्राम शुरू करती थी? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मजहब पर चलने का हक है या इस तरह से उसका प्रोपेगेंडा किया जाता था? कभी नहीं। नरेंद्र मोदी जी सबके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे शाहनवाज हुसैन इस्लाम मजहब पे चलता है, तो नरेंद्र मोदी भी हिंदू समाज में पैदा हुए। अगर वो पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा को इबादत, पूजा पर एतराज नहीं है और उनकी पूजा की पब्लिसिटी पर एतराज। पब्लिसिटी लोग होती है इतने बड़े। आज आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसे वजीर आजम हैं। आप मुझे कोई एक वाकया याद दिला दें। 10 फिल्म स्टारों की लोकप्रियता के बराबर नहीं है। गांधी गए थे, उसकी बड़ी जबरदस्त पब्लिसिटी हुई ना। अयोध्या गए थे, बड़ी पब्लिसिटी हुई थी, रामराज का नारा दिया था उन्होंने। अगर अयोध्या चले गए, मतलब अयोध्या है तो राहुल गांधी जी को भी तो यज्ञ है, उस पर इनका सिर्फ ठेका है और कोई पार्टी का लोग चाहते हैं ये राहुल गांधी जी भी अयोध्या जाएं, जाके राम मंदिर में पूजा याचना करें, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के जाते हैं, अभी तो वो डिस्प्यूटेड है, नहीं जाते मामला अदालत में है। आपका ये कहना है कि राम मंदिर में जाएं और पूजा करें, तो मेरे ख्याल में ये बात आपको कहनी नहीं चाहिए। कह रहा हूं कि मामला कोर्ट में है, स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड है। जहां पूजा हो रही है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो भी डिस्प्यूटेड नहीं। और आपके कांग्रेस के कई नेता जाकर वहां पूजा करके मैं सबकी तस्वीर भेज दूंगा। और वो चूंकि अदालत में, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो जब एज ए होल डिस्प्यूटेड है तो आप उसके अंदर बाकायदा ये क्यों कहते हैं कि वो वहां जाके पूजा क्यों नहीं करते? हमारे लोग अगर वहां नहीं जाते, ये बताइए कि आप कहेंगे कि सोमनाथ के मंदिर में जाएंगे आप,
और अयोध्या नहीं जाएंगे। सोमनाथ में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं तो डिस्प्यूटेड कैसे कह आप मानते हैं क्या डिस्प्यूटेड है? अगर राहुल गांधी है तो नहीं गर्व से जाएंगे। हिंदू कहे ना, क्या दिक्कत? राहुल गांधी जो है अयोध्या में कभी जाके पूजा नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जाएंगे। मेरा सिर्फ शाहनवाज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये जो है क्योंकि ये शाहनवाज है, इसलिए इनका ये कहना कि वहां पर मंदिर में जाकर, मंदिर क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जब अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर तो आपने तोड़वा दिया, अगर आपने कह दिया स्ट्रक्चर जो है, अगर किसी ने कह दिया, तोड़ने वाले कौन थे? नरसिम्हा राव जी। ना तोड़ने वाला नरसिम्हा राव जी, उन्हीं के दौरे इख्तियार। आप ही के लोग थे सारे। कुछ लोग कल्याण सिंह थे, तब लोग चढ़े थे ऊपर, और पूरी कार सेवा, पूरी वहां पर जो बराबर समतल भूमि सब आपके दौरे। बिल्कुल वक्त यहाँ पर क्रेडिट नरसिम्हा राव जी को, मैं भी इसमें दूसरे स्टेट गवर्नमेंट सब कर रही थी, जिम्मेदार आपने तो वहां लगा दिया था। आपके पास बहुत कुछ था। नहीं, वहां पर राष्ट्रपति शासन में सब काम आपने किया साहब। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू सब जानते हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है वहां। खैर नाज़रीन, आपने ये दोनों रुख देख लिए सियासत के, और सियासत के यही रुख जो है सियासत को बहुत ही पुरकशिश बनाते हैं। लेकिन आप हमारे आगाज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने कहा था कि एक रुख आपका है, वही जो है हतमी रुख होना चाहिए, वही आखिरी रुख होना चाहिए। और किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप टीवी स्टूडियो में आए, नीम अफजल साहब से, शाहनवाज हुसैन साहब, और आपने इस दो रुख को जो है जिला बख्शी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।